अयोध्या पुण्य की वो धरती है जहां हर कदम पर भक्ति की गूंज सुनाई देती है। वहीं अगर अधर्म की शुरुआत हो जाए तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुकी है जिसकी परतें पूरी रफ्तार के साथ खुलती जा रही हैं और हर परत के साथ बढ़ता जा रहा है संदेह। 25 जून को ट्रस्ट ने शिकायत की और एसआईटी की सिफारिश आई और फिर दर्ज हुई पहली एफआईआर और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि इतनी कड़ी निगरानी के बीच आखिर कैसे गायब हुआ चढ़ावा, कौन कर रहा था हिसाब किताब और कहां टूट गई वो कड़ी जिस पर टिका था पूरा सिस्टम। बोलो सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में एसआईटी की जांच पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस ब्रेक थ्रू का इंतजार हो रहा था जिससे परतों को सिलसिलेवार अंदाज में खोला जा सके। आखिरकार एसआईटी को ब्रेक थ्रू मिला। एसआईटी ने जब 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये फुटेज खुद गवाही देने लगे कि आखिर गड़बड़ी कहां से शुरू हुई, किसने की और कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज ने उस सच को उजागर कर दिया जिसके बारे में अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद जांच अधिकारी भी सन्न रह गए क्योंकि चढ़ावा चोरी का पूरा इकोसिस्टम खुद ब खुद बेनकाब होने लगा। करीब 70 बार चढ़ावे की चोरी का सिलसिला उसी कैमरे में कैद हो चुका था। सीसीटीवी के फुटेज गायब होना, सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? दरअसल चढ़ावा चोरी के इस पूरे इकोसिस्टम का आगाज एक हल्के शक के साथ शुरू हुआ। फिर आंकड़ों पर गौर किया गया तो दान पेटी से निकलने वाली रकम और बैंक में जमा होने वाली रकम के बीच का फर्क बढ़ने लगा और यहीं से ऐसी जांच शुरू होती है जो सीधे पहुंचती है उस सच तक जिसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। मई में ट्रस्ट को शक हुआ, बैंक में जमा कैश कम पाया गया। एक पेटी से 6 से 7 लाख रुपए सामान्य तौर पर निकलते थे, 500 के नोट उसमें से कम होने लगे। इसके बाद गिनती रूम में हिडन कैमरे लगाए गए। उसके बाद एक हफ्ते के फुटेज में ही सबूत मिल गए। जहां चढ़ावे में मिले रकम की गिनती होती थी वहां हिडन कैमरे लगाए गए थे। ये हिडन कैमरे सिर्फ निगरानी के लिए लगाए गए थे। अब वही कैमरे गवाह बन गए। महज 7 दिन का फुटेज शक को गहराने के लिए काफी था क्योंकि रकम की चोरी का पैटर्न एक था, सिस्टम भी एक जैसा था और पूरा संगठित गिरोह एक्टिव था। ये गिरोह कोई जल्दबाजी में नहीं था, गिरोह में कोई घबराहट भी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तय था। कैश की गड्डियां पहले मंदिर परिसर के भीतर ही बाथरूम के कोनों में छिपा दी जाती थी और फिर वक्त का इंतजार होता था और जैसे ही मौका मिलता वहां से गड्डियां चुपचाप बाहर निकलती और फिर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर उसी दान के पैसे का बंटवारा कर दिया जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गठित एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक खुलासे होते गए। चोरी के जो आरोप थे वो काफी हद तक सही पाए गए। इस मामले में अभी भी एसआईटी की जांच जारी है। संभव है कि कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे क्योंकि अब तक
8 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो 8 हैं ये वो छोटी मछलियां हैं जिनको बड़ी मछलियों ने बचाने का काम किया है। एसआईटी की पड़ताल में ये भी बात सामने आई है कि ये कोई तात्कालिक लालच नहीं था, ये एक संगठित और व्यवस्थित अपराध था जो 1-2 महीने से नहीं बल्कि 2 साल से भी ज्यादा लंबे समय से चल रहा था। और इस अपराध के पीछे वो लोग थे जिनके कंधों पर इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी थी। बहुत लंबे समय से राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी होने का काम हो रहा था और इसमें जो है असली जो गुनाहगार हैं उनको बचाने का काम हो रहा है। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। एफआईआर में नाम भी बढ़ेगा, ये तो आप तफ्तीश करने वाले। इस नेटवर्क के केंद्र में उभरता हुआ एक नाम है रामशंकर यादव और टिन्नू यादव, जिसके पास दान पेटियों की चाबी थी। यानी वो शख्स जिसके हाथों में सीधे उस आस्था की चाबी थी जिसे करोड़ों लोग भगवान के नाम पर सौंपते हैं। और दूसरा नाम सुभाष श्रीवास्तव, जो बैंकिंग सिस्टम और कैश फ्लो को समझता था, जिसने इस पूरे खेल को सिर्फ संभव ही नहीं बनाया बल्कि उसे टिकाऊ भी बनाया। जो व्यवस्था सुरक्षा की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और ये बिल्कुल ही बदइंतजामी थी। बदइंतजामी के साथ साथ जो एक अनुश्रवण और एक सुपरविजन और एक मार्गदर्शन होना चाहिए था, और जो व्यावसायिक दक्ष सुरक्षा कर्मी होते हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो भाई भतीजावाद के चलते हुए वहाँ पर ऐसे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी दी गई जो उस कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे। अनुपयुक्तता के साथ साथ दे वर नॉट ओनली अनइक्वल टू द टास्क, लेकिन उनके द्वारा सेंधमारी भी की गई। और ये चीज़ अकस्मात हो जाए, इसके ऊपर नियंत्रण न हो। जो लोग महंगी ज़मीनें खरीद रहे हैं, जिनके द्वारा अनाप शनाप पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो क्या आंतरिक सतर्कता नहीं थी? जाहिर है कि इंटरनल विजिलेंस और आंतरिक सतर्कता नहीं थी और इसमें अमूलचूल परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। 70 बार सोचिए, 70 बार दान की रकम को उसी जगह से निकाला गया जहां लोग उसे सबसे सुरक्षित मानते हैं। कैश मंदिर परिसर के अंदर ही वहां छिपाया जाता था जहां कोई शक न करे, और फिर सही वक्त का इंतजार, और उसके बाद वही पैसा बाहर निकलता है, फिर बांटा जाता है। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब हो कैसे रहा था, कैसे एक एक लेयर पार कर चढ़ावा मंदिर से बाहर निकल रहा था। चोरी के इस सिस्टम में 3 तरीके अपनाए गए। राम मंदिर का चढ़ावा, करोड़ों की राशि, सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच अगर चोरी के आरोप लग रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ लापरवाही का है या अंदर खाने में कोई बड़ा खेल चल रहा था। चोरी का तरीका नंबर 1, गड्डियों से नोट निकालकर छिपाए जाते। कुछ गड्डियां ही गिनी जाती थी, बाकी बिना गिने आगे भेज दी जाती। रास्ते में कैश निकाला जाता, रिकॉर्ड भी सही, चोरी भी पूरी। यानी खेल ऐसा था जहां सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ गलत दिखाई नहीं देता था। कागज पर हिसाब बराबर था, मशीन पर गिनती भी बिल्कुल सही, लेकिन असलियत में पैसा रास्ते में ही गायब हो रहा था। चोरी का तरीका नंबर 2, ड्यूटी के बाद कोई तलाशी नहीं, कर्मचारी सीधे बाहर निकलते। कैश लेकर निकलना आसान होता था, और कभी कभी अपराध इतना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि सिस्टम उसे रोकना ही भूल जाता है। कोई जांच नहीं, कोई तलाशी नहीं, और उसी रास्ते से दान की रकम बाहर चली जाती थी। चोरी का तरीका नंबर 3, सोने चांदी के जेवर भी गायब, बाली, कंगन, झुमकी चोरी। इनमें से कुछ को रिकॉर्ड्स में दिखा दिया जाता था। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, बल्कि दान के हर रूप पर नजर थी। इन चोरों के निशाने पर गहने और वो जेवर भी थे जो भगवान को अर्पित किए गए, वो भी सुरक्षित नहीं थे। जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने दान दिया है, उनके साथ विश्वासघात है और इसमें अत्यंत प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। दान की समीक्षा, दान का आकलन, इसका नियमित रूप से ऑडिट होना चाहिए। और एआई टूल्स हमारे पास ऐसे हैं
जो इसकी फेल प्रूफ फूल प्रूफ व्यवस्था कर सकते हैं। कृपा करके एक कार्य योजना बना करके, एक्शन प्लान बना करके अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दान पात्रों की और दान की समुचित उसका आकलन और उसका व्यवस्थापन और बैंक में जाना और उसके आय और व्यय का समुचित ऑडिट के साथ साथ एक पारदर्शी तरीके से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कौन था इसके पीछे, कौन था जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। कैसे हो सकता है? गाड़ी चंपत की, नौकर चंपत का, भ्रष्टाचार करे चंपत का नौकर, और जब माल वो हो रहा है तो उसके बाद एफआईआर सिर्फ नौकर पर हो रही, मालिक पर क्यों नहीं? चंपत भागने की तैयारी में है। सरकार को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। एफआईआर में नाम डालकर अनिल मिश्रा और चंपत का सरकार ने अपनी नैतिकता खो दी है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और करती रहेगी। विपक्ष चाहे किसी को मगरमच्छ कहे, किसी को मछली कहे, कोई न मगरमच्छ बचने वाला है न मछली बचने वाला है। अगर वो आरोपी है तो वो जेल के पीछे जाएगा, उसके बाद उसके साथ न्यायोचित कार्रवाई जो भी होगी वो होती रहेगी। चलिए अब आप जान लीजिए वो 8 रामद्रोही जो चढ़ावा चोरी के सिंडिकेट में सबसे प्रमुख तौर पर शामिल थे। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू चढ़ावा चोरी विवाद का सबसे चर्चित चेहरा। दान पेटियों की चाबी टिन्नू के पास रहती थी। ट्रस्ट सदस्यों का करीबी मनमानी करता था। दान पात्रों की देखरेख, बेसमेंट तक पहुंचाना, चढ़ावे में गबन कर 50 करोड़ की संपत्ति बनाई। रमाशंकर मिश्रा उर्फ रवि राम मंदिर में आने वाला चढ़ावा गिनता था। चढ़ावा चोरी की साजिश रचने में भागीदार, बेटे और दामाद को भी पैसे गिनने में लगाया। अनुकल्प मिश्रा रमाशंकर मिश्रा का बेटा चढ़ावा गिनता था। बहुत कम समय में कई जगह संपत्ति खरीदी, गांव में रामकथा करवाई, मोटी रकम खर्च की। लवकुश मिश्रा रमाशंकर का दामाद और अनुकल्प का जीजा मंदिर को मिले चढ़ावे की रकम गिनता था। मंदिर से चुराई गई रकम ठिकाने लगाता था। जांच की शुरुआत में घर से कैश बरामद हुआ था। अविनाश शुक्ला टिन्नू की चढ़ावा चोरी गैंग का बड़ा किरदार, मंदिर का सेवादार था, चढ़ावा गिनता था। मंदिर के चढ़ावे से लाखों रुपए की चोरी। मनीष यादव चढ़ावे में मिले सोने चांदी का हिसाब रखता था। चढ़ावे में मिले जेवर की हेरफेर में शामिल था। सुभाष श्रीवास्तव बैंक का पूर्व कर्मचारी, ट्रस्ट से जुड़ा था, कैश काउंटिंग टीम का इंचार्ज बना। मंदिर से कैश ट्रांसफर में हेरफेर का आरोपी है। करुणेश पांडे चढ़ावे की रसीद देने में हेरफेर करता था, चुराई गई रकम को ठिकाने लगाता था। ये वो रामद्रोही हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को एक संगठित अपराध के माफिक अंजाम दिया। वहीं अब जांच जारी है। कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या पूरी सच्चाई सामने आएगी या इस कहानी के कुछ हिस्से हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ चोरी नहीं है, उस भरोसे के कत्ल की कहानी है जो टूट गया है। और जब आस्था पर डकैती होती है तो उसकी गूंज दूर तक सुनी जाती है, बहुत दूर तक।